गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मेरे यहाँ पर सब कुछ बेहतर नहीं है। मेरी मम्मी कोविड पॉजिटिव है, भारती कोविड पॉजिटिव है और थोड़े सिम्टम मेरे को भी हैं। बेटे दोनों अलग कमरे में आइसोलेटेड है। हमारा जो घर है उसमें कुल मिलाकर देखा जाए तो वो बॉम्बे में 3 BHK बोलते हैं इसको हम, 3 बेडरूम, हॉल, किचन, वो सब होता है। तो इस समय पूरी फैमिली जो है अलग अलग हिस्सों में आइसोलेटेड है, ठीक है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुंबई जो है वो एकदम एक्टिव है। उसने जो है वो जैसे ही मालूम चला कि 2 केस यहाँ पॉजिटिव हमारे घर में, तो तुरंत उन्होंने हम सबके भी सैंपल लिए। उन्होंने घर के बाहर भी एक स्लिप लगा दिया कि भाई कि यहाँ पे जो है वो अंदर ना आए, बाहर सामान अपना जो भी सामान है बाहर छोड़े आप, ठीक है। हम लोगों को भी फोन लगा के समझाया उन्होंने कि आप लोग कहीं बाहर मत जाइएगा, अभी 1 वीक आपको ध्यान रखना है, टाइप से सब चीजें। तो मुंबई में केसेस फिर से बढ़ना शुरू हुए हैं अभी हाल ही में। और हालांकि सोर्स क्या है उसका तो मुझे लगता है मेरी मम्मी भोपाल से ट्रेवल कर मुंबई आई थी, या तो वो इन्फेक्टेड थी या हमारे कुछ बाहर से कुछ गेस्ट मिलने आए थे वो इन्फेक्टेड थे, कुछ नहीं पता, ठीक है। मतलब लेकिन ये कि हाँ, कोविड दोबारा से जो है वो अभी फैलना शुरू हुआ है मुंबई के अंदर कम से कम। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जो महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो, मुझे मुंबई का कम से कम अनुभव है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से काम किया, जितनी एक्टिव है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो मैंने जो है ना उतना एक्टिव कोई सरकारी सिस्टम को नहीं देखा मैंने। वो तुरंत एकदम हाईली एक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं। उन्होंने जब मुंबई में तो इतनी ह्यूज पॉपुलेशन है मुंबई के अंदर कि मैं आपको क्या कैसे बताऊं, लेकिन जो कोविड खूब पीक पे था तब भी जो है मुंबई के अंदर जो है मिसमैनेजमेंट को नहीं होने दिया। उन्होंने पूरी कोशिश की उन्होंने कि हर चीज को बेहतर प्रकार से मैनेज किया जाए। जैसे मुझे ध्यान है अच्छे से कि मेरा कुक सुधीर वो कोविड पॉजिटिव हो गया। अब हमारे घर में क्या था कि उस समय जो है वो जब कोविड पॉजिटिव हो गया तो अब क्या होता है घर में हमारे कुक के लिए, अब उसके लिए जो है अब ऐसा तो है नहीं कि अलग से कोई कमरा, अलग से कोई मतलब जो होता है ना जो कुछ देर आर सर्टेन कॉमन प्लेसेस डॉर्मेंट्री टाइप घर के अंदर बना होता है सर्वेंट के रहने के लिए, वहां वो रहा करता था। उनका अपना एक वॉशरूम भी अलग होता है। लेकिन फिर भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने देखा कि भाई ये जो है वो पूछा उसने कि ये कौन है आपके, क्या है। तो मैंने बताया कि भाई ये हमारे कुक है, हमारे घर में काम देखते हैं, ये पॉजिटिव हो गए। तो उन्होंने कहा कि सर आप चिंता मत कीजिए, हम इनको जो है वो, उन्होंने सोचिए एम्बुलेंस भेजी उन्होंने, जबकि कोई कनेक्शन नहीं कि कोई हमने फोन लगाया हो कुछ किया हो। एम्बुलेंस भेजी, एम्बुलेंस में उसको बिठा के उन्होंने उसको जो है वो अपने कोविड सेंटर ले गए, 4-5-6 दिन रखा उसमें। वो यहाँ से जो है वो कुछ पैसे ले जाना भूल गया घर से। अब वहां पे हम लोगों को जाकर कुछ देने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पे उनसे बात किया तो उन्होंने बोला चिंता मत कीजिए, क्या चाहिए उसको, सॉक्स चाहिए उसको, चप्पलें चाहिए उसको, तो उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। उन्होंने खाना पीना प्रोवाइड कर दिया जो था बढ़िया। बता रहा था कि सर अच्छा खाना दिया उन लोगों ने। 3 दिन बाद जब उसका टेस्ट नहीं, 4 दिन हो गया नेगेटिव हो गया, तो बोला कि 5-6 दिन आइसोलेट रखिएगा घर में, इसको वापस भेज रहे हैं। मतलब उस लेवल का, क्योंकि उन्होंने वो तक केयर किया हुआ है। ये मैं अपना फर्स्ट हैंड अनुभव बता रहा हूं मैं कि ऐसा। अब मुझे नहीं मालूम कि बाकी स्टेट्स, बाकी जगह पर क्या हाल है, लेकिन मुझे मालूम है कि महाराष्ट्र में तो अच्छा काम किया इन लोगों ने। खैर, अभी तो कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर जो है वो बात को का सार ये समझो कि मास्क लगाना शुरू कर दो फिर से। जो भी है ना एकदम लोग, अभी मैं भोपाल गया था, मैंने मास्क लगा के घूमता था, हर कोई अभी भी मास्क लगा रहे, अभी भी मास्क लगा रहे, बहुत डर गए लगता है। अरे इतना क्या डरना भाई, इंसान को कभी ना कभी तो मरना ही है। ऐसी ज्ञान की बातें दिया करते थे लोग उठा के ना, मास्क लगा लो। तो अभी लोग अजीब और गरीब टाइप से देखते थे, अरे मास्क, अभी भी मास्क लगा रखा है, चल रहा है क्या कोविड, कहां से आए हो भैया। फिर से फैल जाएगा, इसलिए ना जो दुनिया नॉर्मल हुई है थोड़ी बहुत ना, तो इसलिए बाहर निकलो पब्लिक प्लेस पे मास्क लाकर निकलो, ठीक है ना। और सिम्टम आने पे जांच जरूर कराएं अपनी, ताकि रोकथाम हो सके उसकी। हम तो बहुत प्रिकॉशन लेते हैं यार, पता नहीं तब भी हम कोविड को कुछ विशेष स्प्रे में हम लोगों से के आ जाता है, क्या बताएं। खैर, आज हम बात करेंगे अलेक्जेंड्रो वोल्टा की। नाम सुना? नाम नहीं सुना है ना तो कान पकड़ के खींचो अपने और उठक बिठक लगाओ, ठीक है। बच्चों से बोल रहा हूं जो तैयारी कर रहे हैं मेडिकल एंट्रेंस की, IIT की, ठीक है। तो अलेक्जेंड्रो वोल्टा जो है ये वन ऑफ द पायनियर साइंटिस्ट है जिन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिकल बैटरी, जो इलेक्ट्रिक बैटरी है उसको खोजा। इन्होंने मीथेन की खोज की इन्होंने। आज देखो, आज पूरी दुनिया में जो एनर्जी के लिए, जो ऊर्जा के लिए पूरी दुनिया में जो काम चल रहा है ना कि भाई एनर्जी का सोर्स क्या है, तो आज देखो ईवी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में बात चल रही है। सरकार का लक्ष्य है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि 2030 तक जो है सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल ही व्हीकल दिखाई पड़े।
बिजली कहाँ से आएगी, सरकार के पास ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल कैसे बिकवाना है ये प्लान गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, खैर अब जाने तो 2030 तक ऐसा प्लान है। अब तो आज जो ईंधन के सबसे साफ सबसे बेहतर सोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया आपका, और आपका जो है वो नेचुरल गैसेस हो गई हैं। तो मीथेन की खोज जो है वो वोल्टा ने किया। इलेक्ट्रिकल बैटरी, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस कि मेटल से कैसे जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस निकलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लो कैसे होता है, जिसे हम कैपेसिटर कहते हैं, उसके समान इक्विपमेंट इन्होंने बनाया है ना। मतलब वोल्टा जो है उन्होंने समझ लीजिए कि हमारी पूरी दुनिया को जो है उन्होंने जो है वो एनर्जी की एक नई राह दिखाई। वोल्टा का जो परिवार है वो इटली के रहने वाले थे। वोल्टा का जो परिवार है वो एक समृद्ध परिवार था, मतलब संपन्न लोग थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। इनके पिताजी जो है वो अच्छे खासे जो है वो इसे बोलते हैं ना लोकल जो स्थानीय लोग होते हैं, अपर मिडिल क्लास लोग होते हैं, वैसे थे ये। और पढ़ा लिखा समझदार परिवार था, लेकिन परिवार का झुकाव धर्म की ओर काफी अधिक था। इनके फादर चाहते थे कि जो वोल्टा है, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, वो बड़े होकर जो है प्राइस्ट बने, वो पादरी बने, ताकि मान सम्मान रहे। बहुत काफी मान सम्मान जो एक जमाने में जो है वो आज भी है। एक जमाने में पादरी होना मतलब एक अथॉरिटी का प्रतीक भी था। वहां की जो लोकल जो सेनाएं थी ना, एक वो पुरानी बात 18th सेंचुरी की बात है, तो वहां की लोकल सेनाओं की टुकड़ी भी उनके अधीन हुआ करती थी, उनकी बात सुना करती थी वो। तो वो चाहते थे कि ये प्राइस बने। उन्होंने काफी जो है वो कैथोलिक चर्च का प्रभाव था काफी इनके ऊपर, तो काफी धर्म की और इनको जो है वो और उनका रुझान डेवलप करने की कोशिश की इनके पिताजी ने। लेकिन जब भी ये कभी चर्च जाया करते थे तो ये ईश्वर में पूरी श्रद्धा रखते थे ये, लेकिन ये कई क्वेश्चन करते थे। ये सोचते थे कि जो सुपर नेचुरल पावर जिनकी बातें लिखी हुई हैं किताबों के अंदर, जिनके बारे में बताया गया है, अलग अलग लिटरेचर पढ़ते थे ये, तो वो जो सुकी की जो है थॉर का हथौड़ा, वो सब चीजें भी उनके दिमाग में थी कि भाई एक जमाने में ये भी देवी देवता हुआ करते थे, नॉर्डिक देवी देवता थे। फिर वो क्रिश्चियनिटी के बारे में भी जानते थे वो। तो तमाम तरह के धर्म ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा और उन्होंने कहा कि जो जादुई शक्तियां हैं क्या इंसान के पास नहीं हो सकती हैं? ये जो चमत्कार हैं वो इंसान के पास नहीं हो सकते क्या? इनको लगा कि निश्चित तौर पर ये बातें सही हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जो हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, कोई राज है जो खोजना चाहिए। अब इन्होंने जो है वो एक आर्टिकल पढ़ा, बेंजामिन फ्रैंकलिन का आर्टिकल पढ़ा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि अमेरिका में कई ऐसे जंगल हैं जहां की हवा में आग लग जाती है। आप बोलोगे हवा में आग लगना, भाई देखो माचिस की तिली जलाते हो आप तो आग तो लगती है तिली में, लेकिन उनका बोलना था फ्रैंकलिन का कि देयर इज एरिया, पॉकेट्स ऑफ एरिया है जंगल में कहीं कहीं पे, जहां पर जब आप माचिस की तिली जलाते हो तो वो ज्यादा बड़ी जलती है, मतलब उस हवा में ज्यादा आग लगती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका कारण नहीं बता पाए। इन्होंने वो आर्टिकल पढ़ा और इन्होंने कहा ऐसी कैसी हवा है ये जिसमें माचिस की तिली तेज जलती है और हवा एकदम से फ्लेमेबल एयर, जिसका उस आर्टिकल का जो टाइटल था वो था तेज जलने वाली हवा। इन्होंने अलग अलग दलदली एरिया में गए, वहां जाके एयर को इकट्ठा किया, वहां पे उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंट कई सारे किए और फाइनली इन्होंने मीथेन को खोज निकाला। अलेक्जेंडर वोल्टा की बात कर रहा हूं, ठीक है, पता लगा ले कि ये मीथेन है ये। फिर इनके पहले साइंटिस्ट मानते थे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लिविंग कैरेक्टर है, जीवित जीवों में ही बिजली पैदा हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट, वो निर्जीव चीजों के लिए नहीं है, वो कोई ना कोई जीवित का कनेक्शन उसमें होना चाहिए तभी बिजली पैदा हो सकती है। और इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि दो अलग अलग तरह की मेटल को हम रखें तो उन मेटल के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लो हो सकता है। इन्होंने बताया कि हर एक मेटल में बिजली भरी होती है, हर एक मेटल में इलेक्ट्रिसिटी होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी का जब डिफरेंस होगा तो जैसे पानी बहता है अधिक से कम की ओर, तो वही डिफरेंस से करंट बहने लगता है। इस चीज को उन्होंने जो है वो अलग अलग प्रयोग कर बतलाया। साइंटिस्ट को बतलाया कि डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल इज हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस, डिफरेंट टाइप ऑफ करंट, और वो करंट फ्लो करता है और इस करंट के फ्लो का हम अनुभव कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह के इक्विपमेंट बनाए कि लोग जाते थे, तार पकड़ते थे और झटका लगता था, लोगों को लगता था अरे क्या हुआ ये एकदम से, ठीक है। ऐसे एक्सपेरिमेंट किए। वो जमाने में उतनी भयंकर इलेक्ट्रिसिटी थी कि झटका लगा और चिपक ही गया आदमी, हल्का झटका लगता था ये, लोग कहते थे कुछ अलग लगा, डिफरेंट लगा। तो ऐसे इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को इन्होंने खोजा, इन्होंने बताया, इन्होंने कि खोजा नहीं बोलेंगे हम, ये बोलेंगे बैटरी।
यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ऑलरेडी मालूम था, लेकिन ये था कि ये बैटरी कैसे जो है वो डिफरेंट मेटल से, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन से आप करंट को फ्लो कर सकते हो, ये इन्होंने बतलाया। इनके प्रयोग को नेपोलियन ने इतना अप्रिशिएट किया कि नेपोलियन के दोस्त बन गए। सोचो, अब नेपोलियन तो बहुत तेज आदमी था, नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ही तेज आदमी थे उनके, नेपोलियन के दोस्त बन गए। तो नेपोलियन ने इनसे बोला कि दोस्त तुमने कुछ खोजा है? हाँ खोजा है। क्या खोजा? करंट खोजा। हाँ करंट खोजा हमने, जो बहता बह सकता है, हम ऐसा कर सकते हैं, कहां से कहां करंट पहुंचाना है। उन्होंने कहा, नेपोलियन ने धीरे से बोला, बंदूक चल सकती है? अब नेपोलियन तो लड़ने वाला आदमी, हाँ चल सकती है। इन्होंने एक गन बनाई जो 50 किलोमीटर दूर से बिजली को इलेक्ट्रिक, यहां पे मेटल लगाते थे, सॉल्यूशन यूज करते थे, करंट फ्लो होगा और 50 किलोमीटर दूर बंदूक की गोली चल जाएगी। कहते हैं कि टेलीग्राफ का आविष्कार उसी खोज के बाद हुआ। टेलीग्राफ के बारे में जानकारी जो थी ना, वो उसकी प्रायर एक्सपेरिमेंट ये थे कि 50 किलोमीटर दूर बंदूक रखी हुई है, कनेक्टेड है गन वो, और वहां पर जो है उन्होंने यहां पर लेबोरेटरी में ये सॉल्यूशन डाल रहे हैं, प्लेट्स लगा रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है और वो गोली वहां चल रही है 50 किलोमीटर दूर। बड़ा लोगों को अरे कृष्ण बंदूक अपने आप चल गई है, तो क्या चमत्कार है ये किया। और इतने प्रिय मित्र बन गए नेपोलियन के कि नेपोलियन के ने इनको बहुत सारे अवार्ड भी दिए, बहुत सारा सम्मान भी दिया, हर बड़े फंक्शन में जाया करते थे ये उनके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में के बारे में लोग जानना तो शुरू कर चुके थे उस समय तक, लेकिन उसका प्रयोग क्या है, उसका यूटिलिटी क्या है, ये बताया अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बताया। तो वोल्टा के सम्मान में इसीलिए आज आप देखोगे वोल्ट बोलता है, कितने वो 40 वोल्ट का करंट है, 50 वोल्ट का करंट है, 440 वोल्ट का करंट है। ये वोल्ट आया कहां से? वोल्ट आया है वोल्टा के नाम से आया, वोल्ट है ना। तो कहने का मतलब ये है कि क्यूरोसिटी टू चैलेंज द थिंग्स विच ऑलरेडी आप जानते हो, उसको चैलेंज करना, उसके बारे में और खोज निकालना, ये एक साइंटिस्ट की निशानी होती है। वैज्ञानिक जो होते हैं वो कोई चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उस ऑब्जर्वेशन के बाद वो कई सारे प्रश्न करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, और उन प्रश्नों के बाद क्या करते हैं वो, उन प्रश्नों के संभावित उत्तर खोजते हैं, वो कई हाइपोथेसिस देते हैं वो, और उन हाइपोथेसिस को फिर वो टेस्ट करते हैं। कई गलत निकलती हैं, एक आध दो सही होती हैं, फिर वो जो सही होती है उनको बार बार टेस्ट करते हैं, फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, और वही कंक्लूजन आगे जाके सिद्धांत बन जाता है। आप देखो, वोल्टमीटर की बात करो आप, वोल्टेज की बात करो आप, वोल्ट, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस, इलेक्ट्रिकल सेल, सब वोल्टा के नाम पे है। वोल्टा ने जो काम किया वो उसका फायदा आज कब 21st सेंचुरी में आज हम चाह रहे हैं व्हीकल सारे उस पर चलने लगे। तो बैटरी कोई छोटा मोटा आविष्कार नहीं है, बहुत बड़ा आविष्कार है। चलिए, मैं यस्टरडे में नहीं आ पाया आपसे मिलने, मैंने कहा ना मेरा स्वास्थ्य खराब था, काफी जुकाम जैसा मुझे हो रहा था, दवा खाई, हालांकि मैंने अभी भी मैंने मेडिसिन खाया, स्प्रे लगता है, मतलब मैं शुरुआती सिम्टम में दवा खाना शुरू कर देता हूँ, हालांकि क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं होता यार, सबसे बड़ी बात ये ना, मुझे चिंता सिर्फ आप लोगों की होती है। इसलिए जो बच्चे कहते हैं सर लाइव क्लास ले लो, लाइव, अरे भाई मैं कहता हूँ आपसे कि सबसे बड़ा एडवांटेज शेड्यूल्ड क्लासेस का ये है कि हम 1-2 दिन एडवांस में चलते हैं। कभी भाई तबियत एक आध दिन खराब है तो सारे बच्चों का नुकसान होता है, मैं क्यों हजारों बच्चों का नुकसान करूं। हाँ, एक बात मुझे और कहनी थी कि जो बच्चे अभी जुड़े हैं जो टारगेट बैच में 2023 में, तो बेटा सारे फीचर एक साथ चालू नहीं होते हैं। 1 जुलाई से आपका बटालियन वाला फीचर चालू होगा। आपका पहले 1 महीना आप पूरा पढ़ेंगे, आपकी परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड सिस्टम में आएगा, तब जाके कमांडर्स आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात ये कि सब टाइम में बायोमेंटर्स का पूरा सिस्टम बना हुआ, कब कौन सा फीचर ओपन होगा उसका, और वो फीचर आपका ओपन होता हुआ चलेगा। तो एकदम घबराइए मत, कि बेचैन मत होइए, अभी स्टडीली पहले पढ़ने पर फोकस कीजिए, लेक्चर को समझिए, क्लासेस को समझिए। और मैं आप सभी लोगों का पूरे दिल से आभारी हूं, थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा, जितना प्यार दिखाया आपने बायोमेंटर्स को। बायोमेंटर्स में जो है मुझे इस बार लग रहा था कि जैसे मैं सुन रहा था कि सब तमाम ऑनलाइन एजुकेशन में सब में बहुत तेज कमी आई हुई है, सब तरफ जो है वो एक प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि सब खतरे में आए हुए हैं एडमिशंस की संख्या पर। बायोमेंटर्स को बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मतलब हमने कभी लालच भी नहीं किया कि हमको बहुत बड़ा कोई क्राउड चाहिए, हमको जिंदा रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए जो क्राउड चाहिए होता है वो क्राउड हमको मिल जाए, हम सेटिस्फाइड हैं, हम उसके लिए मेहनत करते हैं। हमें अनंत क्राउड चाहिए भी नहीं हमको, मैंने कहा ना हम स्टार्टअप नहीं, हम स्टार्ट हैं,
हम शुरुआत करने वाले लोगों में से, ठीक है। हम बिजनेस मॉडल भी नहीं है, हम एक तरीका ऑनलाइन गुरुकुल है। तो जो प्यार दिखाया आप सभी लोगों ने, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद बोलूंगा कि आप लोगों ने बच्चों तक पहुंचने में हमारी हेल्प की, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार से बगैर मार्केटिंग के जैसे काम करते हैं ना, वहां पर हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता थी। आप लोगों ने सपोर्ट किया, उसका परिणाम ये निकला कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो है हम लोग जो है वो लॉस, मतलब जो फिगर होता है ना कि आपकी संख्या कितने समय कितनी होती है, वहां पर हम लोग जो है वो सेव है। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि, और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका सहयोग बना रहे बेटा साथ में, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नए माइलस्टोन को अचीव कर सके। थोड़ा मैं डर गया था, सच बताऊं आपको मैं, क्योंकि इसीलिए मैंने भी अपने गुरुकुल वगैरह का सारा काम मैंने होल्ड पर डाला हुआ था कि भैया देख लो, ही मान लो अपने, क्योंकि हम लोग बहुत लो मार्जिन पे काम करते हैं, वहां पर यदि कुछ भी उठा पटक होता है तो उससे फर्क पड़ने लगता है। तो मैंने ये भी बोला अपनी टीम को कि रुको भी पहले, उसके बाद फिर काम को, क्योंकि क्या होता है कि वो तो खट 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 कॉन्ट्रैक्टर का क्या, वो झट बिल देना शुरू करता है आपको। पहले आपको अपने जो स्टाफ है, जो साल भर की डिलीवरेबल्स है, उसका प्रबंध करना होता है, बाकी चीजें बाद में आती है, सेकेंडरी आती है। खैर, मुझे मालूम है जब बच्चों की और देश की ताकत मेरे साथ में है तो फिर मुझे डरने की जरूरत नहीं है उसमें, लेकिन तब भी इंसान होना तो कई बार थोड़ा सा मैनेज करने के चक्कर में डर भी जाता हूं मैं, है ना। लेकिन मैं पॉजिटिव रहता हूं, हमेशा सोचता हूं कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, ईश्वर एक नई राह दिखाएगा हमको। तो आप भी पॉजिटिव रहिए। और बेटा प्लीज, अभी कोविड का फिर से थोड़ा सुनने में आ रहा है ना, केसेस बढ़ना शुरू है हाल ही में, तो ध्यान रखिए उसका। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।